नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका पिछले साल आईपीओ आया और ये कंपनी अभी 3 या 4 दिनों में ही 750 से इस कंपनी का भाव बढ़कर 1000 हो गया है। तो इस कंपनी का नाम है केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कंपनी की ऐसी क्या किस्मत बदली है जिसके कारण इसका भाव सीधे सीधे 750 से 1000 हो गया 3 या 4 दिनों में। और ये भी जानेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले हमेशा की तरह जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो देखिए, कंपनी का इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में ये 2017 में स्थापित हुई और उसको 2023 में एक पब्लिक लिमिटेड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, वो संतोष कुमार यादव, उनके द्वारा ये कंपनी प्रमोट की गई है। और ये संतोष कुमार यादव जी जो हैं, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है राजस्थान पॉलिटेक्निक से। तो संतोष कुमार यादव जी ने लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में 18-19 साल नौकरी की और उसका जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया वहाँ से, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए इस कंपनी की उन्होंने स्थापना की। तो सितंबर 2024 में इस कंपनी का आईपीओ आया और उस आईपीओ की जो रेट थी, या आईपीओ की जो प्राइस थी, वो 220 रुपये थी। रिटेल कैटेगरी में 97 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ। वो समय था जब कोई भी आईपीओ 100-150 गुना से कम सब्सक्राइब होता ही नहीं था। तो इसी प्रकार से ओवरऑल जो सब्सक्राइब हुआ वो 213 गुना सब्सक्राइब हुआ। 1 साल 6 महीने लगभग अगर मान लें तो 4.5 गुना ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुका है। कोई बोनस या कॉर्पोरेट जो इसमें एक्शंस है वो नहीं है। तो खाली जो कैपिटल गेन्स के हिसाब से इस कंपनी ने शेयर जो जिन लोगों को अलॉट हुआ उनको इन्होंने माला माल कर दिया है। अब जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जैसे इस कंपनी के नाम से ही जाहिर है कि ये केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन कुछ रेफ्रिजरेशन और हीट एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ बनाती होगी। तो ये बेसिकली हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन में काम आने वाली कॉइल से बनाते हैं। बेसिकली वो हीट एक्सचेंजर ही होती हैं। उनके बारे में पहले समझते हैं और उसके बाद में इस कंपनी का कंप्लीट बिजनेस समझेंगे कि आखिर किस किस सेगमेंट में काम करती है। तो ये जो हीट एक्सचेंजर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर से नाम से ही क्लियर है कि भाई जो कोई भी ऐसी चीज़ जो हीट को एक्सचेंज करती है, हीट को इधर से उधर ट्रांसफर करने में सक्षम है, वो हीट एक्सचेंजर कहलाता है। सबसे सरल उदाहरण ये है कि जब आप गैस के ऊपर पतीला रखते हैं तो गैस की हीट जो है उस पतीले के माध्यम से जो उसमें सामान होता है उस तक जाती है। तो पतीला भी एक हीट एक्सचेंजर है। लेकिन स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज में जो हीट एक्सचेंजर होता है उसका जो एक और उदाहरण है वो गाड़ी का रेडिएटर है। तो गाड़ी के रेडिएटर जो होता है उसमें आप एक कूलेंट डालते हैं और कूलेंट जो होता है वो एक ट्यूब के माध्यम से सर्कुलेट होता है और उसके आगे अगर आपने देखी हो तो वो फिन्स टाइप यानी पतली पतली कुछ स्ट्रिप्स टाइप जो चीज़ें लगी होती है वो फिन वो कहलाती हैं। वो भी जो होती है वो हीट को ट्रांसफर करने के काम में आती है। मतलब एयर के थ्रू वो ठंडी होती है और जो जो इंजन की गर्मी होती है उसको खींचती है ताकि इंजन ठंडा रहे। तो बेसिकली जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक घर में एक और उदाहरण लें तो जो अपने घरों में जो पानी की रॉड होती है, पानी गर्म करने की रॉड होती है, वो भी हीट एक्सचेंजर है। अंदर उसमें एक इलेक्ट्रिक कॉइल है, उसको जब आपने पानी में डाल दिया तो जो हीट है किसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी से वो तार गर्म हुआ अंदर का, वो उसकी जो हीट है वो पानी में ट्रांसफर होती है। तो जो इस तरह की कॉइल टाइप की जो बनी हुई चीज़ है, वो जो रॉड है, इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड जिसको बोलते हैं, वो भी एक हीट एक्सचेंजर है। अब ये जो हीट एक्सचेंजर है ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिन टाइप हीट एक्सचेंजर और एक होता है ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। और कई तरह के हीट एक्सचेंजर भी हम बना सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो जिस तरह की चीज़ें ये केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन बनाती है वो ये दो तरह के होते हैं। तो अब ये जो हीट एक्सचेंजर, ये जो कॉइल वाले हीट एक्सचेंजर हैं, तो आपने अगर रेफ्रिजरेशन जो अपना जो फ्रिज होता है उसके पीछे अगर आपने देखा हो तो बैक साइड में, तो आप ये पाएंगे कि इस तरह की
शेप बनी हुई होती है, वो सांप के तरह की, तो वो जो होती है वो बेसिकली ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। और अगर आपने एसी का जो विंडो एसी है उसके पीछे वाला हिस्सा अगर आपने कभी गौर किया हो तो उसमें एक चमकीला चमकीला बारीक बारीक पत्तियों टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, वो जो होती है वो फिन टाइप हीट एक्सचेंजर है। और जितनी पतली फिन्स होती हैं, जितनी पतली वो ब्लेड्स होती हैं, उतनी ही हीट जो है एफिशिएंटली कमरे से बाहर निकाल कर वो वायुमंडल में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कमरे की हीट जो है वो बाहर छोड़ सकता है। तो दो तरह के हीट एक्सचेंजर मैंने बताए, एक जो है वो फिन टाइप और दूसरा रहा ट्यूब टाइप। अब समझते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, कंपनी जो है मूलतः हीट एक्सचेंजर बनाती है, और ये जो हीट एक्सचेंजर है ये बना के, ये डिज़ाइन भी करती है, बनाती है और बना के सप्लाई किसको करती है, जैसे वोल्टास हुई, जैसे कैरियर एयरकॉन हुआ, या इस तरह की जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में डील करने वाली जो फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है ना, एक्चुअली उसको ये सप्लाई करती है। तो ये जो बिजनेस है ये बी टू बी बिजनेस है, बी टू सी बिजनेस नहीं है, यानी इसका आप और हमारे जैसे जो अल्टीमेट कस्टमर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो बनाती है हीट एक्सचेंजर, ये बेसिकली दो तरह के बनाती है। एक जो है वो है कंडेंसर कॉइल, दूसरा है इवेपोरेटर कॉइल, और जो तीसरा आइटम ये बनाती है ये फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल, हीटिंग एंड कॉपर पार्ट्स और शीट मेटल। तो पहली चीज को समझते हैं कि जो कंडेंसर कॉइल है ये क्या चीज होती है। देखिए, अगर आपने गौर किया हो फ्रिज के अंदर, तो उसमें जहां बर्फ जमती, जो फ्रीजर होता है उसके अंदर की साइड में ट्यूब्स होती हैं, तो वो जो ट्यूब्स होती हैं वो फ्रिज के अंदर रखे सामान की गर्मी जो है ना वो खींचती है, तो उनको इवेपोरेटर कॉइल कहा जाता है। कॉइल की शेप में होती है तो इसलिए कॉइल कहा जाता है। और उसके बाद जिस हीट को एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी अगर आपकी किचन में फ्रिज रखा हुआ है तो उसके बैक साइड में, जैसे मैंने बताया, फ्रिज के बैक साइड में जो ट्यूब्स होती हैं, वो जो ट्यूब्स होती हैं उनको कंडेंसर ट्यूब्स बोलते हैं। और वो जो कंडेंसर ट्यूब होती है वो जो हीट अंदर से निकाली इवेपोरेशन ट्यूब्स ने, उसको बाहर ट्रांसफर करने के काम आती है। तो ये दो तरह की चीज हुई। तो इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो है कंडेंसर कॉइल बनाने का, और जो कंडेंसर कॉइल है ये 61% वहां से इनका रेवेन्यू आता है, यानी कंडेंसर कॉइल के बनाने से, निर्माण से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 61% आता है। इवेपोरेटर कॉइल बनाने से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 30% आता है। इसके अलावा ये फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल बनाते हैं और हीटर। अब ये फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल क्या होता है? देखिए, फ्लूइड कॉइल तो ये होता है कि किसी प्रोसेस में, किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर किसी पाइप के थ्रू बहुत हॉट लिक्विड जा रहा है तो उसकी हीट रिमूव करने के लिए जो सिस्टम काम आता है वो बेसिकली फ्लूइड कॉइल कहलाता है। स्टीम कॉइल स्टीम को ठंडा करने के काम आता है। तो ये जो एक तरीके से ये हीट एक्सचेंजर ही है, हीट एक्सचेंजर का एक टाइप है। फिर हेडर एंड कॉपर पार्ट्स बनाते हैं। कनेक्टर जो होते हैं, जब हीट एक्सचेंजर आप किसी इंडस्ट्री में लगाएंगे, किसी जगह लगाएंगे, तो वहां पर ये जो पार्ट्स को कनेक्ट करने के काम आते हैं। इसके अलावा ये शीट मेटल पार्ट्स भी बनाते हैं। ये शीट मेटल पार्ट्स क्यों बनाते हैं? तो ये कंटेनराइजेशन के लिए, यानी कोई भी यूनिट होती है, एसी और रेफ्रिजरेशन की कोई यूनिट होती है, उसको किसी जगह किसी मेटल में पैक तो करेंगे ना ताकि वो सुरक्षित रहे, तो वो ये बनाते हैं। तो यहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो 19% आता है, ये फ्लूइड एंड स्टीम कॉइल, हेडर एंड कॉपर पार्ट्स एंड शीट मेटल से। तो बेसिकली इनका जो 91% रेवेन्यू है ये कॉइल से, यानी कंडेंसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल से आता है। अब चूंकि हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है तो अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो जो सुचालक होता है, जो कंडक्टर होता है, जो हीट को आसानी से पास कर देता है, उस तरह का मटेरियल आपको चाहिए। तो दो मटेरियल होते हैं जो इंडस्ट्री में इस तरह के लिए काम आते हैं। तो एक हुआ कॉपर और एक हुआ एल्यूमिनियम। अब ये इसको सोर्स कहाँ से करते हैं? तो टोटल रॉ मटेरियल जितना इनको चाहिए, तो उसका लगभग 70 से 80% ये इंपोर्ट करते हैं, और करीब करीब 20 से 30% जो है ये डोमेस्टिकली उस अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम और कॉपर का जो पार्ट्स हैं, ये यानी इनके जो रॉ मटेरियल है उसको ये मलेशिया से, वियतनाम से, साउथ कोरिया से, थाईलैंड से और चाइना से प्रोक्योर करते हैं, वहां से प्रोक्योर करते हैं। फिर ये लाते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दोनों जो है नीमराना अलवर राजस्थान में वो लोकेटेड है। वहां पर इनको ये तैयार करते हैं। और
ये कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी ग्राहक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। भाई जैसे आप नॉर्मल जो एसी और ये जो रेफ्रिजरेटर देते हैं देखते हैं तो स्टैंडर्डाइज होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है, जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे डेटा सेंटर से रिलेटेड हो या मेट्रो से रिलेटेड हो, तो वहां पर स्पेशली कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है हीटिंग की या कूलिंग की। तो वो वहां पर आपको स्टैंडर्डाइज जो है आपका हीट एक्सचेंजर है वो नहीं होते, वो एप्लीकेशन के हिसाब से उनको बनाना पड़ता है आपको, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल आपको प्रोक्योर करना पड़ता है। तो ये जो है कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मेजर इनका जो रेवेन्यू है 84% वो डोमेस्टिक आता है, और उसमें से भी लगभग 50% रेवेन्यू स्टेट ऑफ राजस्थान से आता है। लगभग 50% रेवेन्यू, 84% जो टोटल रेवेन्यू का आता है वो इंडिया से आता है, और उसमें से भी 50% केवल एक स्टेट राजस्थान से आता है। और एक्सपोर्ट लगभग 16% ये करते हैं। इसमें से 52% एशिया में एक्सपोर्ट होता है, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका अमेरिका में 22% एक्सपोर्ट होता है, और 14% यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, और 12% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अदर देन इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है, अब देखिए रॉ मटेरियल चूंकि एल्यूमिनियम है और कॉपर से मिलकर बना होता है, तो वहां पर आप जैसे जानते हैं कि इन इन प्राइसेस में नॉन फेरस मेटल की जो प्राइसेस है उसमें आग लगी हुई है। तो ये एक इनके लिए रिस्क भी है और एक इनके लिए एडवांटेज भी है। ये बेसिकली अपने प्राइसेस जो है ना, चीज़ों के प्राइसेस वो रीसेट करते हैं एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में ये अपने प्राइसेस रीसेट करते हैं, और उसके हिसाब से ये अपने जो चीज़ों के प्राइस है वो डिसाइड करते हैं आगे वाली पार्टी को देने के लिए। इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो, जैसा कि आप जानते हैं, वो कंपनीज जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में है, वो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। जैसे वोल्टास हुआ, जैसे डाइकिन हुआ, जैसे ब्लू स्टार हुआ, जैसे कैरियर एयरकन हुआ, इसके अलावा किर्लोस्कर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, तो और अन्य कई जो हैं वो देशी विदेशी इनके क्लाइंट्स हैं। अब यूजेस की अगर बात करें तो कहाँ, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में मेजर यूजेस कहाँ हैं और नए यूजेस कहाँ हो रहे हैं। तो देखिए मेजर यूजेस जो होते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं। इसके अलावा जैसे रेफ्रिजरेशन में जो हमारे विंडो एसी हुआ, चाहे स्प्लिट एसी हुआ, या अपना फ्रिज हुआ, ठीक है, वहाँ पर वो कमर्शियल में आप दुकानों पे जो डीप फ्रीजर वगैरह रहते हैं वो। इसके अलावा मॉल्स एंड शॉप्स में, फिर रेलवेज में, मेट्रोज में, ऑटोमोबाइल्स में। तो ये एक जनरल जो ऑर्डनरी यूजेस हैं, लेकिन जो उभरते हुए यूजेस हैं उसमें से जो मेन यूज है वो डेटा सेंटर से रिलेटेड है। इसके अलावा डिफेंस जो है वो एक तेजी से बढ़ता हुआ, जैसे जैसे डिफेंस हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, डिफेंस को भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरीके से जो उससे रिलेटेड सिस्टम्स है उसमें हीटिंग और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट जो है और एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डेटा सेंटर एक महत्वपूर्ण जो है बहुत ही तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें स्पेशली जो रेफ्रिजरेशन की या कूलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो और फिर इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड जो एडवांसमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो दवाइयाँ बनाई जाती है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेसिशन, जिसको रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, एग्जैक्टली यही टेम्परेचर चाहिए। तो उस तरह के टेम्परेचर के लिए, उस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी आपको इस तरह के ये मटेरियल बनाते हैं, जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, केयर एंड हीट एक्सचेंजर, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। डेटा सेंटर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में जो इनको ऑर्डर मिले हैं पिछले 2-3 महीनों में, मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर जो इनको आ रहे हैं, जो क्वेरीज और जो इनको आ रही हैं वो डेटा सेंटर से रिलेटेड है। और पिछले 9 महीनों में जो इनको ऑर्डर मिले हैं दिसंबर 2025 तक, उसमें से 15% जो रेवेन्यू आया है ये डेटा सेंटर की एप्लीकेशंस के थ्रू आया, यानी डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से इनका आया। अब इनके 6 फरवरी 2026 को इनके रिजल्ट्स आए, तो दिसंबर 2025 में इनकी जो सेल है वो 37% बड़ी इंप्रेसिव सेल इनकी बढ़ी है, और जो प्रॉफिट है वो 65% बढ़ा है। 80-85% इनका प्लांट यूटिलाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 85% तक उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट जो है ना, ये इनको जो ऑर्डर आ रहे हैं, यानी इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो पहली चीज़ ये देखिए, नौकरी छोड़ के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, और काफ़ी बड़ी मार्केट कैप वाली, मतलब
ऑर्डिनरी अगर कोई आदमी नौकरी छोड़ के है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी मार्केट कैप वाली एक कंपनी इन्होंने खड़ी कर ली है। तो और मेजोरिटी काफ़ी बड़ा स्टेक भी इनके पास है शेयर होल्डिंग का, तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े रेपुटेड क्लाइंट्स हैं, जैसे ब्लू स्टार हुआ या आपका कैरियर एयरकॉन हुआ, डाइकिन हुआ, वोल्टास हुआ, तो बड़े बड़े अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं। तीसरी बात ये कि जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की जो डिमांड है, हीटिंग वेंटिलेशन की जो डिमांड है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, नई नई एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इस इंडस्ट्री की भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इंडस्ट्री में भी ये टेल विंड है। अब इसकी वीकनेस की बात करूं तो देखिए, इनका जो रेवेन्यू है ना, वो काफ़ी कंसंट्रेटेड रेवेन्यू है। इनके दो ही प्रोडक्ट है, कंडेंसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू नहीं है। और अगर किसी तरीके से भी अगर कोई रेगुलेशन चेंज होता है, देखिए कब डिमांड कम हो जाएगी, इस तरह के चीज़ों की न क्या नई टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो हमेशा प्रोडक्ट का एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो वो इनके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लार्ज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं हीट एक्सचेंजर के बिजनेस में, ये नहीं है कि ये पहली कंपनी है, कम से कम 15 कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज भी हैं, इंडियन कंपनीज हैं, इनके साइज से काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो वहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ती हैं और अगर ये उस प्राइस को पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा अगर कोई इनका कॉम्पिटिटर है जो उस प्राइस को एब्जॉर्ब कर लेता है ग्राहक तोड़ने के लिए, तो इस तरह की कंपनीज के लिए जो है काफ़ी मुसीबत आ सकती है। तीसरी बात ये कि 2 से ढाई महीने की इनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। थोड़े वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी इनको चैलेंजेस आ सकते हैं अगर ये वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली मैनेज नहीं करें। हालांकि अच्छी बात ये कि डेट इस कंपनी पे नेग्लिजिबल है। मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 6200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है वो 17% है, अपर मिडिल रेंज में है, अच्छा है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, जैसे मैंने बताया। और जो पीई है वो अब 91 का पीई है, 91 का। रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि अभी एक ही साल हुए इस कंपनी को परफॉर्म करते हुए। तो जो दिसंबर 2025 के क्वार्टर में पिछले मतलब दिसंबर 2024 के कंपैरिजन में जो रिजल्ट्स आए, तो उसमें सेल 37% बढ़ी है और जो प्रॉफिट है वो 65% बढ़ा है। अब बात करते हैं इस शेयर के प्राइस की मूवमेंट की। तो देखिए, जब इनका आईपीओ आया तो वहाँ पर इनका भाव जो इन्होंने अलॉट किया, जैसे मैंने बताया 220 रुपये में अलॉट किया। उसके बाद ये 6 महीने में यानी मार्च में इसका भाव लगभग 1000 हो गया। उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ और जनवरी के महीने में इसका भाव 600 रुपये तक आ गया था, इस जनवरी 2026 में। और बड़ा परेशान किया इसने इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसके बाद जो इस शेयर में प्राइस मूवमेंट हो गया, तो वहाँ से फिर ये शेयर अब जो है लगभग वापस 1000 के रेट तक ये पहुंच गया है। तो जनवरी से लेके अब तक फरवरी के एंड में समझ लीजिए आप लगभग 67% कंपनी के शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या कंपनी में ऐसी क्या खास बात हुई है जिससे इसमें इतनी ज़बरदस्त शेयर में जो है 67% का जंप आ गया है? तो इस बारे में जब एक्सचेंजेस ने कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगा है, तो कंपनी का साफ कहना है कि ऐसा कोई मटीरियल कॉरपोरेट डेवलपमेंट नहीं है और हम नहीं जानते कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। और ये बात कंपनी के एक्सप्लेनेशन, मतलब कंपनी के हाथ में शेयर के प्राइसेस होते नहीं है जब बशर्ते कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा हो। तो खैर कंपनी का ने साफ अपने इस बात से पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा कोई मटेरियल डेवलपमेंट नहीं है। अब हम ऐसा अनुमान लगाने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि 7 या 8 जो है वो ब्रोकरेज फर्म्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाली जो कंपनीज है ना, इसमें बहुत तेज़ी से बाइंग एंड सेलिंग कर रही है। तो खैर वो तो उनका काम है, तो उसमें तो हम कोई कोई खरीदेगा या कोई बेचेगा तो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ वो काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी जो एआई वाली जो समिट खत्म हुई, उसके बाद से लोगों ने ये दिमाग लगाना शुरू किया कि ये एक रीज़न हो सकता है कि आखिर अगर डेटा सेंटर एस्टेब्लिश होंगे, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जिसके बारे में हमने एक
वीडियो भी बनाया था कि भाई जो अडानी है वो भी डेटा सेंटर में आ रहा है, गूगल भी डेटा सेंटर में आ रहा है, उसके बाद अमेजोन भी डेटा सेंटर में आ रहा है और सब ये इंडिया में लगा रहे हैं। तो वहाँ पर जो हीटिंग और जो वेंटिलेशन और जो रेफ्रिजरेशन और कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी उसमें कौन कौन सी कंपनी को फायदा होगा, तो लोगों ने ये दिमाग लगाया। तो वहाँ से अगर आप ये देखेंगे तो ये इस तरह की जो कंपनीज हैं, केएनआर तो चल ही रही है, इसके साथ साथ ही जो पावर जो केबल बनाने वाली कंपनी, चाहे आर काबेल हो, चाहे पॉलीकैब हो, इस तरह की जो केबल बनाने वाली कंपनीज है ना, वो भी चलना शुरू कर दी है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो मार्केट है ना, वो सेंटीमेंट पे चलता है, चाहे फंडामेंटल उसके कैसे भी हो, मार्केट एक अनुमान लगाता है और उसके बाद उस डायरेक्शन में मार्केट का जो प्राइस का मूवमेंट है शेयर्स का उस तरफ होता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। बस छूट जाएगी एक, दूसरी आ जाएगी, दूसरी में बैठ जाएंगे, लेकिन तसल्ली से बैठें, आपके भाव से लें, भाव आते हैं। जिस प्रकार का अभी मार्केट में सेंटिमेंट है, डल सेंटिमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर जो हैं वो आपको रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। हमने लगभग 250 से 300 वीडियोस कंपनीज के ऊपर बना रखे हैं। अगर आपने उनमें से 20% वीडियो भी ढंग से देखे हो तो आपको आराम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो शेयर्स आपको मिल जाएंगे जो आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या कम से कम आपको नुकसान नहीं देंगे। और हमेशा इन्वेस्टर को इसी तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को हमेशा जल्दी ही खरीदना है, जल्दी ही बेचना है। और आप अगर ट्रेडर हैं तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल पे इस कंपनी में एंटर करनी है और किस लेवल पे इस कंपनी से एग्जिट करना है या करना भी है या नहीं करना है। और इसके कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं तो 71% है, एफआईआई के पास 5% है, डीआईए के पास 6% है और पब्लिक के पास 18% है। इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।